यार बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। बात होगी हर बड़ी महत्वपूर्ण खबर की, लेकिन शुरुआत सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड से कर रहे हैं, जहां पर हाल ही में 7 राज्यों की 13 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उसके बाद जो नतीजे आए उसने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता की लकीरें खींच दी हैं। यही कारण रहा कि मंगलौर से लेकर बद्रीनाथ तक जो उत्तराखंड में बीजेपी को हार का सामना करा, अब चिंतन मंथन चल रहा है ताकि आने वाले वक्त में इस चिंतन मंथन के बाद परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ा जाए। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। बीते दिन उत्तर प्रदेश में भी कार्य समिति की बैठक हुई थी और आज नंबर उत्तराखंड का है, जहां पर उत्तराखंड में जो हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जहां पर पांचों की पांचों सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। चाहे बात टिहरी गढ़वाल की हो, पौड़ी गढ़वाल की हो, हरिद्वार की हो, नैनीताल उधम सिंह नगर की हो, या फिर बात हो अन्य सीटों की, वहां पर सभी जगह बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। लेकिन सत्ता होने के बावजूद जिन सीटों पर हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा उत्तराखंड में, उसके बाद अब 2027 में विधानसभा चुनाव है, 70 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी की यह कोशिश है कि हैट्रिक लगाई जाए। इससे पहले हमने देखा कि उत्तराखंड में 2 टर्म में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती नजर आई और अब तीसरी बार कुछ वैसे ही सपने संजोए गए हैं। लेकिन उससे पहले जो लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था, इन 7 राज्यों की 13 विधानसभा की उप सीटों पर बीजेपी को उसके मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले। लिहाजा आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण, जहां पर सीएम, बीजेपी अध्यक्ष, प्रभारी समेत तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो, या प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सभी के नेतृत्व में मंथन चलेगा, विचार विमर्श होगा और उस विचार विमर्श के बाद आगे की रणनीति को जमीन पर उतारा जाएगा। आपको बता दें कि ना इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी मौजूद रहेंगे, बल्कि निकाय और पंचायत चुनावों की रणनीति पर भी मंथन होगा। संगठनात्मक चुनावों का पूरा खाका तैयार किया जाएगा कि किसको सरकार में आगे आने वाले वक्त में प्रोसीड किया जाएगा, कौन संगठन में ज्यादा बेहतर ढंग से जिम्मेदारी निभाता हुआ नजर आएगा। आज की होने वाले स्कूल बैठक में लगभग 1350 पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता मौजूद रहेंगे और सबका एक ही एजेंडा है कि इस हार पर मंथन किया जाए और आगे की रणनीति को अपनाया जाए। महत्वपूर्ण खबर उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड में 2 सीटों पर हाल ही में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, मंगलौर और दूसरी अगर हम बात करें बद्रीनाथ, और दोनों की दोनों सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। जहां बीजेपी मंगलौर सीट हार गई, वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जीते, तो वहीं दूसरी तरफ बात बद्रीनाथ की करें तो वहां पर भी बीजेपी को इतने विकास कार्य करवाने के बाद हार का सामना करना पड़ा और वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत सिंह चुनाव जीतते नजर आए। धनराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे ताजा अपडेट के साथ। धनराज, ताजा अपडेट साझा कीजिए और बताइए कि आज की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, उसमें इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है और रणनीति की हाइलाइट्स क्या रहेंगी? तो विधानसभा उपचुनाव को लेकर मिली हार की समीक्षा आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, साथ ही साथ उत्तराखंड में बीजेपी प्रभारी दुष्यंत के नेतृत्व में आज की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। कुल 1350 जो पार्टी नेता, कार्यकर्ता सब उपस्थित रहेंगे। ना सिर्फ इन चुनावों में हार की समीक्षा की जाएगी, बल्कि आने वाले वक्त में रणनीति तैयार होगी। धनराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनराज, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर भले ही 5 लोकसभा सीट के बीजेपी को मिल गई हो, लेकिन जो उपचुनाव है उसमें बड़ी हार कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर देखनी पड़ी, क्योंकि दोनों ही सीटें, जब बद्रीनाथ और मंगलौर, दोनों ही सीटें बीजेपी के हाथ से फिसलती हुई नजर आई और कांग्रेस के पाले में दोनों सीटें गई हैं। अब इस पर बड़ा मंथन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जारी हो चुका है, क्योंकि आज एक बड़ी कार्य समिति की बैठक उत्तराखंड के अंदर की जानी है और जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इसमें शामिल रहेंगे और उसके साथ ही जो दुष्यंत कुमार हैं, जो उत्तराखंड के समय प्रभारी हैं, वो भी इसमें शामिल रहेंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि 1350 जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे और मंथन किया जाएगा कि आखिर ये दोनों सीटें ही बीजेपी क्यों हारी है। क्योंकि 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के पाले में गई, लेकिन उसमें भी कोई ज्यादा वोट बीजेपी को नहीं मिल पाए और उसमें भी पिछले वर्ष की भांति देखा जाए तो उससे बहुत कम वोट बीजेपी को मिले हैं। तो उस पर भी मंथन किया जाना है और इसके साथ ही आप देखिएगा कि
आने वाले चुनाव, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिला पंचायत के चुनाव होने हैं और नगर निकायों के चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा कि आखिर इन चुनाव में किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी और किस तरीके से इस चुनाव को जीता जाएगा। लेकिन वही देखेगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के हौसले जरूर बुलंद हुए हैं, क्योंकि 2 सीटें उनको उत्तराखंड के अंदर इस समय मिली हैं विधानसभा की। और अब देखेगा कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी के अंदर जो मंथन है ये एक बड़ा रंग ला सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा कि आखिर इन दोनों सीटों पर क्यों हारे हैं, क्योंकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उनमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी को खतरा सताने लगा है। ठीक है धनराज, अगर हम दोनों ही सीटें देखें, चाहे मंगलौर देखें या फिर हम बद्रीनाथ देखें, तो जहां पर जो डिफरेंस ऑफ विनिंग है, यानी कि जो जीतने का अंतर है वो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर हम मंगलौर की कर ले तो जो कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद काजी निजामुद्दीन है लगभग 450 वोटों से जीते हैं। बद्रीनाथ की बात करें तो लखपत सिंह 3000 लगभग वोटों से जीते हैं, तो जीत का अंतर ज्यादा नहीं है। लिहाजा छोटी छोटी बारीकियों पर फोकस किया जाएगा कि ये लूप होल कहां रह गए जिसकी वजह से जीत हाथ आते आते निकल गई। बिल्कुल कुणाल, देखिए ये आपने सही कहा है कि अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन जीत होती है, चाहे वो 1 वोट से भी हो। लेकिन अब बीजेपी को इसके लिए कहीं ना कहीं मंथन जरूरी है, क्योंकि लगातार इस तरीके से यदि चुनाव हारते हैं तो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ सकता है और हार का सामना लगातार देखना पड़ सकता है, क्योंकि अभी 2 सीटों पर हार हुई है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस सरकार बना दे। तो इसको लेकर मंथन जरूर किया जाना है, क्योंकि जिस तरीके से वोट कम हैं बीजेपी को, उससे साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं जनता ने बीजेपी को नकारते हुए ही इस बार ये दोनों सीटें कांग्रेस के पाले में डाली है, क्योंकि जनता जनार्दन है, कुछ भी कर सकती है। और आप देखिएगा कि वोट पर किसी का अधिकार नहीं है, जनता का अधिकार है, जनता किसी को भी वोट दे सकती है। एक सवाल और धनराज, जो आपने बात कही कि जीत ही होती है भले ही अंतर जरा सा क्यों ना हो। अब कांग्रेस का जो मनोबल है वो बहुत ज्यादा है, तो बीजेपी की पहली प्राथमिकता होगी कि अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर वो उत्साह, वो उमंग, वो जोश भरें, क्योंकि हर जगह उत्तराखंड में कांग्रेस नारे लगा रही है कि अयोध्या बद्रीनाथ तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। बिल्कुल, देखिए कुणाल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 सीटें अभी हारी है और यहीं पे नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर बहुत कम सीटें उपचुनाव में बीजेपी को मिली हैं, तो इससे कहने के साफ हो गया है कि जनता कहीं ना कहीं नकारने लगी है और कांग्रेस के हौसले बुलंद हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि पहले से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस से लगातार हारती हुई नजर आ रही थी और काफी समय के बाद उनको 2 सीटें मिली हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हौसले बुलंद होना भी लाजमी है। और लगातार नारे भी लगाया जा रहा है कि आपने जिस तरीके से कहा कि लगातार नारे लगा रहे हैं कि ये सिर्फ झांकी है और बाकी मथुरा काशी बाकी है, और इसके साथ ही केदारनाथ की भी बारी कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि इस बार केदारनाथ की जो उपचुनाव होगा वो भी कांग्रेस के खाते में जाएगी। और आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं उत्साह जरूर कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं जोश बढ़ने के प्रयास लगातार ठीक है। अब देखना बेहद खास है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी अपनी आगामी रणनीति को किस तरह से बदलती है, क्या ट्विस्ट टर्न्स नजर आएंगे जिसके बाद ना सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए बल्कि ये जोश जीत में भी तब्दील होती हुई नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया धनराज, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। और अब उत्तराखंड के बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, सबसे बड़ा सियासी सूबा, लेकिन बयानों का सिलसिला लगातार जारी। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को भस्मासुर की संज्ञा दी है। भूपेंद्र चौधरी कहते नजर आए कि कांग्रेस भस्मासुर है, जहां जाएगी वो वोट खा जाएगी। तो कांग्रेस भस्मासुर है, अखिलेश के वोट खा जाएगी, ये कहना है यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। और बयान के आते ही समाजवादी पार्टी ने पलटवार कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन सकारात्मक है, रहेगा और सकारात्मक राजनीति करता है। तो सपा मुखिया के भविष्य को लेकर चिंतित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बयान के बाद सियासी घमासान। अखिलेश ने कहा कि आजादी के पहले से जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा, उनके मुंह से किसी के संबंधों का भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती। नकारात्मक लोग नकारात्मक ही सोचते हैं, इंडिया सकारात्मक है और सकारात्मकता जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और चुनावों से पहले पार्टी कार्यकर्ता, नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए अमूमन इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन कई मर्तबा जो बयान है वो विवादों के कटघरे में लाकर व्यक्ति विशेष को खड़ा कर देते हैं।
अखिलेश ने अब पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पॉजिटिव पॉलिटिक्स करता है, सकारात्मक है और सकारात्मकता जारी रहेगी। अब देखना बेहद खास है कि इस बयान के बाद किस तरह से सियासत और आगे बढ़ेगी, बयानबाजी का सिलसिला कैसे चलेगा। आपको बता दें कि लगभग 1,500 के आसपास बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बीते दिन प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसके बाद चिंतन मंथन हुआ था कि जो 7 राज्यों की 13 सीटों पर हार हुई, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि यह हार का सिलसिला यूपी में नजर आए। गौरव पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान अपने आप में कंट्रोवर्शियल माना जाएगा और अखिलेश यादव ने जो पलटवार किया उसके बाद अब सियासत और आगे बढ़ रही है। बिल्कुल कुणाल, देखिए साफ तौर पे कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया कार्य समिति की बैठक में और कहा कांग्रेस भस्मासुर है, अपने साथ साथ समाजवादी पार्टी की सीटों को भी खा जाएगी। इसके बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मच गई और लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बयानबाजी के दौर पे उतर आए हैं। साफ तौर पे अखिलेश यादव ने एक्स के माध्यम से पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि जिनका अस्तित्व ये रहा हो, जिन्होंने अपनों को धोखा दिया हो आजादी के पहले से, वो नकारात्मक लोग हैं और नकारात्मक बातें करेंगे। साफ तौर पे अखिलेश यादव का ये बयान अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि भाजपा का जो विजन है वो हमेशा से नकारात्मक रहा। इंडिया गठबंधन जो है वो सकारात्मक रही है और सकारात्मक रहेगी। अपने साथ साथ कांग्रेस की पाले को भी बचाते हुए साफ तौर पे एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर। और साफ तौर पे कल कार्य समिति की बैठक थी। कार्य समिति की बैठक में सभी ने अपने अपने संबोधन को रखा था। जब बारी आई जेपी नड्डा की तो माफ कीजिएगा भूपेंद्र चौधरी की, तो उन्होंने ये बात कही कि जो कांग्रेस है वो भस्मासुर की तरह है और साथ साथ समाजवादी पार्टी की सीटों को भी खा जाएगी। उसके बाद से ही लगातार ट्रेंडिंग में होने लगा है ये वर्जन और उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो कटाक्ष कर रहे हैं। ठीक है, अब गौरव, आने वाले वक्त में यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें सीसामऊ है, कटहरी है, जिसमें फूलपुर है, जिसमें गाजियाबाद है। इन 10 सीटों को लेकर रणनीति का सिलसिला दोनों ही खेमों की तरफ से जारी है, चाहे बात एनडीए की हो चाहे बात इंडिया अलायंस की हो। लेकिन अब क्या इंतजार करें कि कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया इस बयान पर सामने आएगी, कांग्रेस भी वही हमलावर रुख अपनाएगी जो समाजवादी पार्टी ने अपनाया है और बीजेपी को डिफेंसिव मोड में जाना पड़ेगा? देखिए कुणाल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब से लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, जाहिर तौर पे जो अपोजिशन है वो बहुत मजबूती के तौर पे आगे खड़ा हुआ है। मैं अगर बात करूं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की, तो साफ तौर पे हम आए दिन रोजाना देखते हैं कोई ना कोई बयान आता है और भारतीय जनता पार्टी को हम बैकफुट पर भी देख सकते हैं साफ तौर पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है उसमें उसको लेकर के इंडिया अलायंस गठबंधन ने अपनी पूरी रणनीति बना ली है और इस बार के चुनाव में उसका असर भी देखने को मिलेगा। यही नहीं, 2027 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी अलायंस गठबंधन की का जो गठजोड़ है उसमें आपको साफ तौर पे देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनकर इंडिया अलायंस गठबंधन खड़ा होगा। अब साफ तौर पे कांग्रेस हमलावर होगी और निश्चित तौर पे आज से लेकर के कल तक में अजय राय का बयान आना ही होगा। इसलिए चूंकि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने अपना रुख साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है और बीजेपी को आड़े हाथ लेने का काम किया है और ऐसे में कांग्रेस का साफ तौर पे बयान आना ही आना तय है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण सवाल, उसके बाद अगली खबर का रुख करेंगे। गौरव, बीते दिन प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा, भूपेंद्र चौधरी, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे और उसके बाद निष्कर्ष निकला है कि यूपी में जो बीजेपी को इतनी सीटों पर नुकसान हुआ उसके बाद संगठन और सरकार आमने सामने है। संगठन कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने बेहतर काम नहीं किया। योगी आदित्यनाथ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कह रहे हैं कि भाई संगठन की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिला। देखिए साफ तौर पे जब लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया तो अंतर कलह की बात सामने आई। तमाम विधायकों ने लिखित में मुख्यमंत्री को दिया कि उनके जो लोकल कार्यकर्ता थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तमाम जगहों पर ये शिकायतें आई कि जो पहले से तैयारी करते चला आ रहा था, एंड टाइम पे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट चेंज कर दिया। इन तमाम मामलों को लेकर के कार्य समिति की बैठक में भी साफ तौर पर स्पष्ट किया गया। और दूसरी बात ये कुणाल, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है कि आने वाले चुनाव, आने वाले भविष्य की रणनीति
रणनीति, सर्वे और तमाम जमीनी हकीकत को से जुड़ने के लिए पहले से ही तैयारी करने लगती है। लोकसभा इलेक्शन में कहीं ना कहीं आप इसको आत्मविश्वास कहिए या ईगो कहिए या ये कहिए कि 3 बार की सरकार थी, 2 बार की, इस ईगो में कहीं ना कहीं इनको नुकसान देखने को मिला है। चलिए, शुक्रिया आपका गौरव, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, लखनऊ से ताजा अपडेट साझा करने के लिए। आगे बढ़ रहे रुक कर रहे एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। चुनाव को लेकर एनडीए और आरएलडी के बीच दांव फंसता हुआ नजर आ रहा है। आरएलडी 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है, जबकि सहयोगी दलों को सीटों पर बीजेपी करना नहीं जा रही। निषाद पार्टी मिर्जापुर की मंझवा सीट से अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है। तो 10 सीटों पर उपचुनाव है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सीट कैसे बटेगी इसको लेकर जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, वो जमीन पर स्पष्ट नजर नहीं आ रही। 10 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। आरएलडी की तरफ से जयंत चौधरी ने कहा है कि लगभग 3 सीटें उनको दी जाएं। निषाद पार्टी की तरफ से भी जो मंझवापुर सीट है वो मांगी गई है। अपना दल की तरफ से इसी तरह की कोई प्रतिक्रिया यहां भी सामने नहीं आई है। लेकिन किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि लगभग 10 सीटों पर 100 उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। यानी हर एक सीट पर 10 कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से हैं। उसके बाद अगर आरएलडी 3 सीटें मांग रही है और निषाद पार्टी भी 1 से 2 सीटों पर अपनी नजर गड़ाए बैठी है, तो किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, लगातार 10 सीटों पर बात हो रही थी कि रणनीति को बहुत आसानी से जमीन पर उतारा जाए, लेकिन यहां पर अब जो सीटों पर एक एक करके दावेदारी ठोकी जा रही है। आरएलडी की तरफ से 2 से 3 सीटें मांगी जा रही हैं, निषाद पार्टी की तरफ से 1 से 2 सीटें मांगी जा रही हैं और बीजेपी 10 की 10 अपने पास रखना चाहती है। बिल्कुल कुणाल, देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन के आने वाला है इंडिया अलायंस गठबंधन। अंदर ही जो इनके अलायंस है, भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस है, अपना दल की बात करिए, निषाद पार्टी की बात करिए, आरएलडी की बात करिए, सभी खास करके मिर्जापुर की मंझवा सीट से निषाद पार्टी 1 से 2 सीटें लेने की बात कह रही है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो 10 की 10 सीटों में से किसी के साथ कोई बंटवारा नहीं करने वाली। लेकिन जाहिर तौर पे अगर उपचुनाव जीतना है तो सीटों का बंटवारा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पश्चिम की सीटें हैं, मिर्जापुर की जो मंझवा सीट है, वो निषाद पार्टी के पाले में हमेशा से रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों का बंटवारा नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में इन 10 सीटों को लेकर के संगठन के साथ बैठक होगी, आरएलडी के लोगों के साथ भी बैठक होगी, निषाद समुदाय को भी साधने की तैयारी की जाएगी। हो सकता है निषाद समुदाय के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, संजय निषाद, उनके साथ भी बातचीत हो। इन तमाम लोगों से बातचीत करके बीच का रास्ता निकालना होगा, अन्यथा इन उपचुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनकर इंडिया अलायंस सामने आएगा। ठीक है, अब आखिरकार आरएलडी का आधार क्या माना जा रहा है? 2 सीटें उस वक्त उसको लोकसभा चुनाव में दी गई थी, दोनों की दोनों सीटों पर उसने जीत हासिल की। ये जो 10 सीटें जहां उपचुनाव होने जा रहा है, क्या माना जाए, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश होने की वजह से आरएलडी अपनी दावेदारी ठोकी है, या फिर 2 की 2 सीटों पर जो उसका 100% रिजल्ट रहा उसने उसका मनोबल बढ़ा दिया कि अब वो 2 से 3 सीटें इस उपचुनाव में मांग रही है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने साफ तौर पर लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया है और ऐसे में न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि 2 सीटें जीत के भी लाए। और उत्तर प्रदेश में भी अब अपनी दावेदारी ठोकने के काबिल आरएलडी हो चुकी है, जहां आरएलडी एक समय पर बैकफुट पे थी और अब आगे आती हुई साफ तौर पे दिख रही है। तो ऐसे में आरएलडी के साथ 2 सीटों या 3 सीटों जितने पर भी बात बने या ना बने, ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन बैठक होने के बाद आरएलडी को सीट देना भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी है और इस मजबूरी को भारतीय जनता पार्टी को इस बार स्वीकारना पड़ेगा। एक छोटा सा सवाल, उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। क्या इस पूरी कश्मकश को सुलझाने के लिए आने वाले वक्त में यूपी के जो एनडीए के नेता हैं, क्या कोई चर्चा करने जा रहे हैं ताकि इस मुद्दे को बहुत आराम से सलाह मशवरे के साथ सुलझा लिया जाए? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठक चल रही है। हालांकि बैठक में
कौन कौन लोग आए हैं, जब वो बाहर निकलेंगे तभी जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ये एक जो कार्यकर्ता हैं लोकल लेवल के, उनके साथ बैठक की जा रही है, जो जिला प्रमुख हैं उनके साथ बैठक की जा रही है, जो जिलों के अध्यक्ष हैं उनके लेकर के बैठक की जा रही है। सभी को साधने का काम किया जा रहा है। जो अंदरूनी बातें हैं वो इन्हीं से निकल करके आएंगी। उसके बाद हो सकता है शीर्ष नेतृत्व पे इस पटल को रखा जाए या शीर्ष के नेताओं से बातचीत की जाए। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ साथ निषाद समुदाय को भी संभालना होगा और दोनों के साथ बैठक करके ही कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ गौरव, लखनऊ से जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने आदिवासियों के साथ धोखा दिया, राज्य की करोड़ों की संपत्ति माफियाओं के हवाले की और राज्य में बेखौफ होकर माफिया अवैध खनन कर रहे हैं। तो झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया अलायंस और मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य की संपत्ति लूटने का काम कर रही है लगातार। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी 55 से 60 सीटों पर जीत जरूर हासिल करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी नाकाम रही है। तो शिवराज सिंह चौहान आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ रांची पहुंच रहे हैं। झारखंड के बीजेपी की जो प्रदेश इकाई है उसके साथ यहां पर चर्चा होगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आज झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी के तमाम प्रदेश नेताओं के साथ मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। काजल मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। काजल, ताजा अपडेट साझा कीजिए। आज शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा सभी लोग पहुंच रहे हैं। झारखंड बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा और बैठक से पहले ही तमाम आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदिवासियों के साथ हेमंत सोरेन सरकार धोखा करती आई है, राज्य की संपत्ति लूटी गई और माफियाओं के हवाले कर दी गई। जी कुणाल, जाहिर सी बात है चुनाव नजदीक है और आगामी चुनाव को लेकर के जो है लगातार सरगर्मी तेज है। झारखंड राज्य में ही नहीं बल्कि सभी चारों राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं सरगर्मी तेज है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी जो है एक्शन मोड में नजर आई और लोकसभा चुनाव खत्म होते ही कुछ दिनों के बाद विधानसभा चुनाव के लिए जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान को जो है विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया और सह प्रभारी आसाम के मुख्यमंत्री को बनाया गया। इसी बीच कई बार शिवराज सिंह चौहान का झारखंड दौरा रहा, कई बार वो आए और कई मुद्दों को उन्होंने उठाया। इस बार आज की बैठक, आज की मुलाकात से पहले उन्होंने कल भी एक वार्ता की थी, प्रेस वार्ता, और उस दौरान जमकर कांग्रेस और जेएमएम इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है, निशाना साधा है, जिसमें सारी जो वादे थे, कांग्रेस के 133 वादे, घोषणा पत्र के 133 वादे और जेएमएम के 144 घोषणा पत्र के वादों पर बड़ा सवाल उठाया है। कहना है शिवराज सिंह चौहान का कि इन सारे वादों में कितने वादे पूरे किए गए हैं 5 सालों में, इन सारी चीजों का ब्यौरा मांगा है। चाहे हम रोजगार की बात कर ले, चाहे रोजगार भत्ता की बात कर ले या फिर आवास की बात कर ले, कई तरह के ऐसे वादे हैं जिन वादों पर शिवराज सिंह चौहान ने सवाल उठाया है कुणाल। और इसी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोपों का सिलसिला जारी रखी है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनकी ओर से भी लगातार आरोपों का सिलसिला जारी है कुणाल। जी काजल, क्या माना जाए, बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज बैठक होगी, बैठक के बाद कांग्रेस और जेएमएम का जो निश्चय पत्र था जिसकी आप अभी जिक्र कर रही थी उसका पोस्टमार्टम होगा, एक एक चीज जनता के सामने रखी जाएगी। यानी कुल मिलाकर आज जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रांची बीजेपी दफ्तर में होगी शाम को, उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी और मुख्य रूप से विपक्षी पार्टियों की तो सबसे ज्यादा। जी कुणाल, जिस तरीके से झारखंड राज्य में मौजूदा सरकार की स्थितियां बनी हुई है, जिस तरीके से आप माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाना हुआ ईडी की पूछताछ के बाद, ईडी की कार्रवाई के बाद, और उसके बाद फिर से अब नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इन सारी चीजों पर भी जो है भाजपा विशेष आरोपों का सिलसिला जारी रखी है और आज की बैठक काफी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि आज हेमंत बिस्वा शर्मा भी पहुंच रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान पहले से ही यहाँ है। बैठकों का सिलसिला जारी है।
आज भी इस बैठक में कई तरह की चीजों पर चर्चाएं होंगी। जिस तरीके से झारखंड में सरकार का रुख है जनता के प्रति, रोजगार के प्रति जी और काजल, जो इस वक्त की स्थिति है, इस वक्त भी कई जवान जो है मोरहाबादी मैदान में जो है धरने पे, इन सारे मुद्दों पर आज चर्चाएं होंगी फिलहाल। चलिए, शुक्रिया आपका काजल, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए रांची से और ताजा अपडेट साझा करने के लिए। और यहां पर न्यूज रूम लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। न्यूज रूम लाइव में आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बात होगी। मॉनसून की जो अपने साथ कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर आया है। नेपाल से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा है। कई जिंदगियां खतरे से जूझती नजर आ रही हैं। यूपी बिहार में गंगा खतरे के निशान के करीब जा पहुंची है। 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बात बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, असम की हो, बात नागालैंड की, मणिपुर की, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पूर्वोत्तर के सातों राज्य इस वक्त भारी मॉनसून के बाद बाढ़ बारिश से बेहाल नजर आ रहे हैं। ताजा अपडेट आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से, जहां पर मौसम विभाग ने 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वी राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। इसमें विदर्भ, मराठवाड़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल जैसे इलाके भी इसमें शामिल बताए गए हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, उत्तर कर्नाटक, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, ये वो 20 इलाके हैं। असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, जहां पर 20 राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से सिक्किम, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालात लगातार यहां पर नाजुक बताए जा रहे हैं। लगभग 50,000 की अकेली आबादी तो बिहार में है, जो इस वक्त बाढ़ बारिश से त्राही त्राही चिल्ला रही है। यूपी के कई इलाके जो नेपाल की सीमा से सटे हैं, वहां पर भी स्थिति ऐसी ही है। मौसम के बात की जाए, मॉनसून इस वक्त पूरे उत्तर मध्य भारत को अपने आगोश में लिया हुआ है और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही हैं। इसमें 8 नदियां प्रमुख बताई जा रही हैं, जहां पर जो पानी है खतरे के निशान के ऊपर है। इसमें घाघरा, गंडक, साबरमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा, परमान नदियां ऐसी हैं जो खतरे के निशान से ऊपर नजर आ रही हैं। और हालात ऐसे हैं कि लगातार इन इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत राज्य का जो प्रशासनिक अमला है, वो तमाम उन लोगों को राहत केंद्रों में पहुंचा रहा है जहां पर पानी का जलस्तर जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है। और ताजा अपडेट क्या कुछ कह रही है, ताजा अपडेट साझा करने के लिए एक एक करके अपने तमाम संवाददाताओं का रुख करते हैं। अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिर्जापुर से। अजय, ताजा अपडेट साझा कीजिए और हालात बताइए। मिर्जापुर में जो लगातार बाढ़ बारिश के बाद स्थिति बनी हुई है, मौसम के मिजाज क्या कुछ कह रहे हैं और मौसम से जो त्राही त्राही लोग कर रहे हैं, उनकी राहत के लिए स्थानीय प्रशासन ने कितनी कमर कसी है? बिल्कुल, जिस प्रकार से मौसम मिजाज बदला हुआ है, ऐसे में बरसात यहाँ पे लगातार हो रही है। हम बात करें मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर लगातार बरसात हो रहा है। ऐसे में लोगों का चलना दुश्वार है, क्योंकि यहाँ पे जो पुल है उसके नीचे जो पानी ओवरब्रिज के नीचे लग जाता है। ऐसे में गाड़ियां वहीं पे फंसी की फंसी रह जाती हैं और लोगों को जो विंध्याचल मार्ग है जो मिर्जापुर को जो जोड़ता है, वो सीधा यहाँ से मध्य प्रदेश के रास्ते को जोड़ता है, वह मार्ग क्षति एकदम पूरी तरह से बाढ़ में एकदम क्षति हो जाती है, क्योंकि यह पानी जब बरसता है तो वहां पानी लग जाता है। ऐसे में आवागमन बाधित हो जाता है। हम बात करें मिर्जापुर की, तो लगातार बारिश हो रही है, कहीं धूप तो कहीं छांव, लेकिन बारिश का मौसम लगातार हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने कमर भी कस ली है, क्योंकि लगातार क्षेत्रों में भ्रमण भी किया जा रहा है। ऐसे जो चिन्हित गांव है उनका भी जायजा लिया जा रहा है और लगातार यहाँ की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन लगातार क्षेत्रों में भ्रमण करे। आला अधिकारियों को आदेश भी दी है कि लगातार क्षेत्रों में भ्रमण किया जाए और जहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो वहां खतरे के निशान से जो लोग वहां में खतरे में हो तो उनको वहां से हटाने का कार्य किया जाए। कहीं ना कहीं हम बात करें, यहाँ जानवरों के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि बाढ़ में जो जानवर हो कहीं ना कहीं खाने पीने के मोहताज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ की जिलाधिकारी
प्रियंका निरंजन ने उन लोगों के लिए व्यवस्था किया है। जो ऐसे गांव है 4 तो 8 गांव चिन्हित किए गए हैं जो बाढ़ से पीड़ित होते हैं और लगातार यहां से लोगों को अपने दूसरे जनपद में पलायन करना पड़ता है। ठीक है, सीधे रुख करते हैं पटना की तरफ। सहयोगी हमारे साथ अमित कुमार जुड़ रहे हैं। अमित, बात बिहार की करें तो बिहार के भी लगभग 8 नदियां ऐसी हैं जो खतरे के निशान को छूती नजर आ रही है, जिसमें घाघरा है, जिसमें बारामती है, जिसमें कोसी नदी है। मुजफ्फरनगर ही ऐसा इलाका मान लीजिए जहां पर लगभग 50,000 की आबादी बाढ़ से इस वक्त अस्त व्यस्त नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए बाढ़ को लेकर बिहार की स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है और यहाँ की लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा की आबादी इस बाढ़ से प्रभावित है। देखिए खास बात यह है कि करीब बिहार के कई जिले 19 जिले हैं बिहार के जो बाढ़ से प्रभावित है। हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि देखिए किशनगंज है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर। देखिए ये कुछ ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित है। खासतौर पर भागलपुर का जिला करीब 22 से ज्यादा गांव जो है बाढ़ प्रभावित हो गया है। खगड़िया का जो इलाका है वो बाढ़ प्रभावित है और लखीसराय का जो हलसी है, देखिए लखीसराय के हलसी में 125 मिलीमीटर बारिश, सर्वाधिक बारिश कल हुई है। तो हलसी का हालचाल काफी, लखीसराय का हलसी है तो वहाँ काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो पूरे बिहार का हालचाल देखें तो काफी दयनीय स्थिति है। देखिए खास बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने तो खाता दिशा निर्देश जारी किया है वरीय पदाधिकारियों को और संबंधित जिलाधिकारियों को कि बाढ़ से तमाम लोगों को जो है परेशानी न झेलना पड़े। बिहार की कोसी नदी ऐसी है जो गर्मियों में लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन मौसम जब बदलता है, मॉनसून आता है तो यही लाइफ इन डेंजर कर देती है। अब कोसी नदी के आसपास के इलाकों की स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है? वहां पर राहत को लेकर जो स्थानीय प्रशासन है वो कितना अलर्ट है? बिल्कुल, देखिए कोसी जो है कुणाल देखिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन जिस तरह से नेपाल में बारिश होती है तो नेपाल में बारिश जो होती है उसका खासा असर बिहार में देखा जाता है और बाढ़ की त्रासदी बनती है। देखिए इसको लेकर जब बिहार सरकार से मैंने सवाल किया कि बाढ़ से आखिर कैसे निपटा जाए तो उन्होंने खास तौर पर देखिए क्या जवाब उनका आता है, काफी चिंतनीय जवाब है कि बाढ़ तो आता है और बाढ़ आता रहेगा। देखिए बिहार सरकार का ये जवाब है कि बाढ़ आता है, बाढ़ आता रहेगा, लेकिन इससे होने वाले क्षति को कम किया जाए, इसको लेकर व्यापक पैमाने पर तैयारी चलती रहती है। देखिए हम बताते हैं दर्शकों को कि हर साल बाढ़ से करीब 400 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा जाते हैं, मौत के शिकार हो जाते हैं, करीब 400 से ज्यादा लोग। और अगर 1989 से बात करें तो करीब 10,000 से ज्यादा लोग मौत के शिकार हो चुके हैं केवल इस बाढ़ से। 19 जिले हैं जो करीब बाढ़ से प्रभावित होते हैं हर साल और करीब हम बता दें कि 5,000 से ज्यादा गांव है ग्रामीण क्षेत्र। देखिए बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य के तौर पर माना जाता है, तो यहाँ करीब 5,000 से ज्यादा गाँव जो है बाढ़ प्रभावित होते हैं। करीब हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि जो है, फसल जो है उसका नुकसान होता है करीब। तो इस तरह से 76% से ज्यादा लोग जो है बाढ़ से प्रभावित होते हैं। देखिए कुणाल काफी गंभीर स्थिति है बिहार को लेकर, बिहार में बाढ़ को लेकर। तो इन तमाम व्यवस्था से निपटने के लिए बिहार सरकार की ओर से देखिए व्यवस्था की जाती है, घोषणाएं की जाती है, लेकिन यह घोषणा कई महीने में जो है कागज तक ही सिमट कर रह जाती है और तिल कर देखिए पल पर अब इस चीज को महसूस करने की चीज है कुणाल कि अगर अपने घर के चारों ओर पानी बिछा हुआ हो और लोग पानी पीने के लिए तरसे प्यास से मर जाए, क्योंकि बारिश जब होती है तो लोगों को पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है, घर के आसपास पानी बिछा रहता है। तो देखिए क्या स्थिति उस समय होती हो कि ये अनुभव करने की चीज है, थोड़ा सा भावनात्मक तौर पर इसको जाने की चीज है। तो निश्चित तौर पर काफी भयावह स्थिति है बिहार में। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन अगर बात अजय मिर्जापुर की करें तो मौसम विभाग की तरफ से आने वाले वक्त को लेकर क्या अनुमान जाहिर किया गया है? यूपी का जो मिर्जापुर इलाका है, गोरखपुर इलाका है, पटना के कुछ ऐसे इलाके हैं, ये नेपाल से छूते नजर आते हैं। जब जब वहां पर भारी बारिश होती है उसके बाद पानी इन इलाकों में छोड़ दिया जाता है, अक्सर देखते हैं हम लोग। बिल्कुल, नेपाल जो बॉर्डर है वहां से कहीं ना कहीं पानी क्षेत्रों में भ्रमण किया जाता है, क्षेत्र में छोड़ा जाता है पानी। तो कहीं ना कहीं ऐसे में हालात मिर्जापुर के बुरी तरह खराब हो जाते हैं। 2013 में लोगों की हालत खराब हुई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं हम बात करें मिर्जापुर की तो ऐसे कई गांव हैं जो प्रभावित हो जाते हैं और वो सब अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरे जनपद में निवास करते हैं। तो ऐसे में जो उनका रोजगार है, जो उनकी खाने पीने की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। तो इस जो बाढ़ का जो प्रकट चल रहा है, ये बाढ़ रुकने वाला तो है नहीं, लेकिन लगातार
पानी यहाँ का गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हानि होती है। तो कहीं ना कहीं उस हानि को लेकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा लगातार क्षेत्रों की बात की जा रही है और ऐसे में आला अधिकारियों के साथ दिन हो या रात हो लगातार यहाँ पे मीटिंग की जा रही है कलेक्ट्रेट में कि कोई भी बाढ़ क्षेत्र ऐसा जो है कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान न हो, उनको पहले से वहां से निकाल दिया जाए, क्योंकि बाढ़ लगातार आता है मिर्जापुर में और मिर्जापुर जो बाढ़ की प्रक्रिया है, ऐसे में लोग काफी परेशान होते हैं और परेशानी का कारण उनको बहुत झेलना पड़ता है, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा मिर्जापुर में किसान है, जो कि किसानों को बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है क्योंकि उनकी फसलें नुकसान हो जाती हैं। ऐसे में जो पानी जो लोगों के घरों में प्रवेश कर जाता है तो कहीं ना कहीं निकलने की भी राहत उनको नहीं मिलती है और उसके बाद उन लोगों के लिए आज की राहत सिर्फ स्थानीय प्रशासन ही नजर आता है, जिनसे वो कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं। शुक्रिया आपका अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के अंदर मुहर्रम जुलूस निकाला गया। गुरु बाजार से डलगेट तक इस जुलूस को निकाला गया और मुहर्रम जुलूस को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम नजर आए। आईजीपी और डिवकॉम कमिश्नर खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बड़ी खबर, जहां पर मुहर्रम जुलूस को लेकर तमाम तरह की अटकलें थी और चुनौती भी कि कितनी शांति के साथ बिना किसी रुकावट के यह पूरा जुलूस संपन्न होगा। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर गुरु बाजार से डलगेट तक इस पूरे जुलूस को निकाला गया। सुरक्षा के न सिर्फ खास इंतजाम नजर आए, बल्कि सुरक्षा पर पैनी निगाह रखने के लिए खुद आईजीपी और डिवकॉम कमिश्नर ग्राउंड पर उपस्थित रहे। जो इसका जो रूट है प्रोसेशन का, इस पे काफ़ी इलेबोरेट इंतज़ाम किए गए हैं और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहाँ ये कंक्लूड होगा प्रोसेशन, तो वहाँ तक सिक्योरिटी के साथ साथ और ट्रैफिक के भी इंतजाम हैं, ताकि जो नॉर्मल ट्रैफिक का अबूर मरूर है शहर में वो भी इससे मुतासिर ना हो। किसी तरह की कोई खलबली या आशंका उसको लेकर खास इंतजाम किए जाए? ऐसी चीज़ें हम लोग अपने ध्यान में रखते हैं, बट अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं पेश हुआ। सर 2 साल बेस्ट पार्ट इस बात का ये है कि जो लोगों का जो सहयोग है तो उनका इतने पॉजिटिव तरीके से वो लोग आगे आए हैं, और जो मैं कहता हूँ कि पीस डिविडेंड है जिसकी वजह से हम आज ये माहौल देख रहे हैं। तो इसमें एक तो सबको सहयोग है, आप सबका सहयोग है, और एलजी साहब, माननीय एलजी साहब ने तो आपने देखा ही था कि सख्त निर्देश से कि जो लास्ट टाइम में भी थोड़ी बहुत अगर कमी, हम इस डिसीजन का वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं और जानते हैं कि ये उन अज़ादारों, उन नौजवानों की अनथक मेहनत का नतीजा है जिन्होंने पिछले 35 साल में अपनी जान पर खेलकर इस जुलूस को ज़िंदा रखा, इसके रूट को ज़िंदा रखा, इसके काज को ज़िंदा रखा। आज अगर यहाँ की इंतज़ामिया ने ये जुलूस निकालने की इजाज़त दी है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये अज़ादार पुरअमन तरीके से जुलूस निकाल रहे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई फ़िरका वाराना मसला नहीं है, कोई ट्रैफिक का मसला नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमें दीनी उमूर को अंजाम देने की आज़ादी क्यों नहीं है। अगर यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए 1.5 महीने बंद रखा जाता है तो हमें 1.5 घंटे के लिए क्यों इजाज़त दी गई? एक दिन हमें इजाज़त दें, पूरी आराम से हम निकलेंगे, आराम से जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। तो हम ये है कि इसका खैर मकदम फिर भी करते हैं, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन थी टाइम फ्रेम की, इसको हम कबूल नहीं करते। अच्छा मौलाना साहब, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगी। इस बार हम देख रहे हैं पहले मुहर्रम से ही जगह जगह पर सबीलें लगाई गई जहाँ पर पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहाँ सिर्फ और श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं ताज़ा अपडेट के साथ। इमरान, ताज़ा अपडेट साझा कीजिए। जहां पर एक तरफ जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया, गुरु बाजार से डलगेट तक निकाला गया, ग्राउंड पर खुद सिक्योरिटी और सुरक्षा को लेकर बड़े अधिकारी नजर आए, वहीं दूसरी तरफ कुछ शिकायतें भी हैं लोगों की, समय को लेकर, पाबंदी को लेकर, रूट को लेकर। जी बिल्कुल, ये जो 8वें मुहर्रम का जुलूस है सुबह 6 बजे गुरु बाजार से शुरू हुआ और हालांकि 8 बजे तक का वक्त दिया गया था कि 8 बजे डलगेट में इसे
इख्तिताम पजीर होना था। लेकिन इस साल हमने देखा कि जो अज़ादार है उनकी तादाद बढ़ गई, कसीर तादाद में अज़ादारों ने आज शिरकत की। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से वो आए और इसलिए हमने देखा कि अभी भी जो है जुलूस दवा है और अभी भी जुलूस जो है इख्तिताम पजीर नहीं हुआ है। तकरीबन शायद जिस तरीके के यहाँ सूरत हाल है ग्राउंड जीरो पे, तो करीबन आधे घंटे तक भी ये जो है इसमें वक्त लग सकता है कि जो फाइनल जो कंक्लूजन होगा वो तकरीबन आधे घंटे तक होगा। साथ साथ ये है कि जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्तलिफ जो शिया रहनुमा है, लीडर्स है, उनका यही कहना है कि जो 2 घंटे का वक्त दिया गया है ये मुनासिब नहीं है। इस पे थोड़ा सा इंतजामिया को रिव्यू करने की जरूरत है, इस पे नजरसानी करने की जरूरत है, ताकि ये देखते हुए कि ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेशन होता है, हजारों की तादाद में इसमें मॉर्नर्स या फिर अज़ादार जो है वो शिरकत करते हैं। तो इसलिए हमने डिमांड की है, मांग की है कि ये जो इंतजामिया का फैसला था 2 घंटे का, ये किसी हद तक मुनासिब नहीं है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ साथ ये कि अभी जो सूरत हाल है वो यही है कि जुलूस डलगेट की तरफ रवा दवा है और लोग हजारों की तादाद में जुड़ रहे हैं और इधर श्रीनगर में इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से सख्त तरीन सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और साथ साथ ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ महकमे हैं, चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, ट्रैफिक पुलिस हो, बाकी जो भी सिविल डिपार्टमेंट्स है वो उनके एहलकार जो है, उनके जो अमला है वो ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है। और साथ ही काफी सारी जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है, वो भी अपना योगदान और अपनी जो सेवाएं हैं वो दे रहे हैं, ताकि ये जो 8 मुहर्रम का जो हिस्टोरिकल जुलूस जो है ये इसकी स्मूथली ये कंक्लूड हो जाए। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो यही है कि अमन तरीके से। ठीक है इमरान, एक और महत्वपूर्ण सवाल, अब जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, डबल सिक्योरिटी की चुनौतियां भी हैं स्थानीय प्रशासन के सामने। जी बिल्कुल, चूंकि जैसा कि आपने कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा भी जारी है, इधर मुहर्रम का महीना भी इस वक्त रवा दवा है और आज बड़ा जुलूस मुहर्रम का और 10 तारीख को भी इस सिलसिले में मुहर्रम के बड़े जुलूस निकलेंगे। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से या जो सिक्योरिटी के जो टॉप ब्रॉज हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या बाकी जो कंसर्न सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उन्होंने पहले ही इसकी हतमी शक्ल दी है किस तरीके से इस मुहर्रम और अमरनाथ यात्रा की सिचुएशन को टैकल किया जाएगा, सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाएगा। और इस सिलसिले में हमने देखा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यात्रा जारी है और जुलूस भी जारी है, यात्रा भी पुरअमन तरीके से रन कर रहा है और जुलूस भी अपने अंदाज से जारी है और इसमें सिक्योरिटी का कोई भी कंसर्न हमें अभी तक नजर नहीं आया। शुक्रिया आपका इमरान, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, श्रीनगर से सीधे ताजा अपडेट साझा करने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ी खबर, अखनूर में संदिग्ध लोग देखे गए हैं। संदिग्ध देखे जाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना और पुलिस ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है। तो बड़ी खबर सीधे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिहाज से जुड़ी महत्वपूर्ण, जहां पर अखनूर में कुछ संदिग्धों को देखे जाने के बाद सेना ने मोर्चा संभाला। सेना और पुलिस दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन इस वक्त चला रहे हैं और पूरे इलाके पर चप्पे चप्पे पर पहनी निगाह बनाई जा रही है। तो न्यूज रूम लाइव में महत्वपूर्ण खबर, जहां पर इस वक्त जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान भर से तमाम सैलानियों के आने जाने का सिलसिला जारी है, लिहाजा सुरक्षा पहली प्राथमिकता है सेना और स्थानीय प्रशासन की। और अखनूर में कुछ संदिग्ध देखे जाने के बाद तुरंत सेना और पुलिस ने मोर्चा संभाला, ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया और अब पूरे इलाके पर चेकिंग की जा रही है। हर एक गाड़ी की गहन चेकिंग हो रही है। अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, ताजा अपडेट साझा कीजिए। अखनूर में संदिग्ध देखे जाने की सूचना सामने आई और उसके तुरंत बाद सेना और प्रशासन ने इस वक्त सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सुरक्षा बलों की तरफ से जो है वो सघन तलाशी अभियान चलाया जाना था, हालांकि कोई
ये नया सर्च ऑपरेशन नहीं है, मगर कल देर रात को एक बार फिर से सुरक्षा बलों को इंफॉर्मेशन मिलती है। हालांकि कल सर्च ऑपरेशन जो है पुलिस दरोगा की बात करते हैं और इसी के साथ साथ सहयोग टीम हो, भारतीय सेना हो, मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इससे 2 रोज पहले भी कारागढ़ के इलाके के अंदर जो है ट्रैफिक जिले के जाने के बाद से ही बड़े पैमाने पर जो है मैसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा था। और इस वक्त भी अगर आप कहें तो अखनूर के इलाके में लगातार कॉन्टिन्यूटी में जो है ये मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और कल देर रात जो है महिला की बात करते हैं, जो महिला इस वक्त इंफॉर्मेशन दे रही है कि कल देर रात वहां पर आते हैं, उनसे जो है पानी की मांग करते हैं और उसके बाद वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। और उसी के बाद से ही सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जो है ये सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया है। और कॉन्टिन्यूटी में पिछला अगर हम 2 रोज की बात करते हैं, ये मैसिव सर्च ऑपरेशन चाहे वो अखनूर की बात करें, चाहे वो डोडा की बात करते हैं या फिर जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं, तो इन इलाकों में जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। क्योंकि आपको याद होगा चाहे वो डोडा है, राजौरी है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जहाँ पर कठुआ का हीरानगर का इलाका है, इस इलाकों में जो है जिस तरह से वारदातों को अंजाम देने का प्रयास किया गया है, उसे लगातार उस पर पैनी नजर जो है हमारे सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से मुस्तैदी तरीके के साथ बनाए रखे हैं। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं जहाँ पर पटवार का ये इलाका है, इस वक्त ये जानकारी जब पुलिस को सूचित किया जाता है और एक बार फिर से पुलिस जो है, हालांकि इससे पहले भी मैसिव सर्च ऑपरेशन कल देर शाम को चला रही थी और उसके साथ साथ जब काफी अंधेरा होता है और उस बीच जो है ये मूवमेंट एक बार फिर से जो है एक स्थानीय महिला द्वारा देखी जाती है। और उस महिला ने जो है पुलिस को सूचित किया जाता है, आसपास के लोगों को सूचित किया जाता है और एक बार फिर से कल देर रात से ही इस मैसिव सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था। देर रात होने के बाद इस मैसिव सर्च ऑपरेशन को जो है कंक्लूड किया गया और आज सुबह तड़के शुरू होते ही एक बार फिर से जो है अखनूर से आने जाने वाले जितने भी चेक पॉइंट है वहां पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। और इस वक्त अगर हम आपको बताएं कि अखनूर से कुछ ही दूरी पर जो है हम मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ पर भी कुछ ही दूरी पर जो है सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से अपनी बिल्कुल सुरक्षा बल चौकस है, सेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। और इन तमाम बड़ी खबरों के साथ आज की न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है।